हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और एक्चुअल में सेकेंड ईयर के भी एग्जाम चल रहे हैं तो आप सभी के पेपर अच्छे जा रहे होंगे और कोई समस्या नहीं आ रही होगी। और संभवतः जो एग्जाम जिस पेपर के एग्जाम अभी नहीं हुए हैं उनकी तैयारी में आप भी लगे हुए हैं और हम भी निरंतर रूप से आपके लिए आपकी सेवा में लगे हुए हैं। आपको कक्षाएं प्रोवाइड कर रहे हैं, सेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। कोशिश करेंगे जैसे कि अभी हिंदी साहित्य में अनुवाद विज्ञान वाले इस पार्ट के एग्जाम में काफी समय है, संभवतः आप भी जानते हो, उससे पहले हम सीरीज को कंप्लीट कर लेंगे। और उसी रूप में दोस्तों हमारी फर्स्ट यूनिट इसकी कंप्लीट हो चुकी है। आज से हम सेकंड यूनिट में इसकी सेकंड इकाई दूसरी में आज से प्रवेश करने वाले हैं। और जैसा कि प्रत्येक सेशन में इसके करते आए हैं हम लोग, जब भी यूनिट चेंज होती है तो हम यूनिट को स्टार्ट करने से पहले उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण लघुत्तरी प्रश्नों पर डिस्कस करते हैं। रीजन क्या है दोस्तों? लघुत्तरी प्रश्नों पर डिस्कस हम इसलिए कर लेते ताकि उस टॉपिक की एक सामान्य सी जानकारी हमको मिल सके लघुत्तरी प्रश्नों के रूप में। उसके बाद में जो हम टॉपिक लेते हैं वो टॉपिक पूरी तरह से डिपेंड रहता है किस पर? दीर्घ प्रकृति के प्रश्नों पर, है ना। तो आइए शुरू करते हैं। ज्यादा नहीं है, छोटा सा सेशन होगा। मात्र 5 क्वेश्चन इस सेकेंड यूनिट से हम डिस्कस करने वाले हैं लघुत्तरी प्रकृति वालों में। और जहां तक मेरा मानना है आप में से किसी को भी इसको लेकर के कोई समस्या नहीं आने वाली है, इस वाले पार्ट को लेकर कोई समस्या नहीं आने वाली है। पांचों प्रश्न बिल्कुल सामान्य से रहेंगे, आपकी जान पहचान वाले ही रहेंगे। संभवतः कोई नए प्रश्न नहीं होंगे क्योंकि अब तक आपने फर्स्ट यूनिट में इतना पढ़ा है अनुवाद के बारे में, ट्रांसलेशन के बारे में, कि अब आपके लिए अनुवाद से संबंधित कोई भी शब्द नया नहीं लगेगा, सब वो के वही मिलने वाले हैं। अच्छा, जो दोस्त पहली बार आए हैं सेशन में, पहली बार हमारे सेशन को देख रहे हैं, उनको मैं बता दूं कि शायद संभवतः आपको पता ना हो कि प्लेलिस्ट में जाकर के अगर आप देखेंगे तो आपको आपके लगभग सभी सब्जेक्ट जिनकी आपको तैयारी करनी है वो सभी सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे और पूरे विस्तार पूर्वक मिलेंगे, सभी के क्लास नोट्स के साथ मिलेंगे। इन सब के अलावा कुछ मेरे मित्र ऐसे भी हैं जो प्लेलिस्ट में नहीं जा पा रहे थे। एक्चुअल में अभी अभी डिजिटल स्टडी स्टार्ट हुई है, ऑनलाइन स्टडी स्टार्ट हुई है, इस कारण से हो सकता है कुछ स्टूडेंट इसमें पारंगत ना हो यूट्यूब के क्षेत्र में। तो इसलिए हमने एक सुविधा और अभी प्रारंभ की है, व्हाट्सएप ग्रुप वाली। जी हाँ, आपको दोस्तों जिस प्रकार से आपको पेड कोचिंग क्लासेस में पढ़ाया जाता है ग्रुप बना करके और वेबसाइट के माध्यम से या मोबाइल ऐप के माध्यम से, उसी प्रकार से हमने आप लोगों के लिए व्हाट्सएप पर ग्रुप बनाया है। फर्स्ट ईयर वालों के ग्रुप अलग है, सेकेंड ईयर का और थर्ड ईयर का इनका अलग अलग ग्रुप है तीनों का, जिसमें जो है एक कंटिन्यू रूप से प्रतिदिन आपको 4 से 5 लेक्चर दिए जाते हैं जिनकी आपको तैयारी करनी होती है। साथ में नोट्स दिए जाते हैं रिवीजन करने के लिए, प्रॉपर तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से आपकी वहां तैयारी करवाई जाती है। अगर आप चाहते हैं तो ज्वाइन कर लीजिएगा। सेशन के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं अपने सेशन की आज की। डायरेक्टली दोस्तों हम अपने प्रश्नों पर मूव करेंगे। प्रथम इकाई में माफ कीजिएगा, ये थोड़ा एडिट है, एडिट करना है इसको। ये सेकेंड इकाई हमारी स्टार्ट हो चुकी है, सेकेंड इकाई हमारी स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है ना। और सेकेंड इकाई में बहुत अच्छी बात है, पढ़ना क्या है आपको? मात्र एक टॉपिक, और वो टॉपिक क्या है? अनुवाद की प्रक्रिया। दैट्स ऑल, कुछ भी नहीं है, अनुवाद की प्रक्रिया बस। कि अभी तक हमने अनुवाद के अर्थ को समझा, अनुवाद के प्रकारों को देखा, अनुवाद की प्रकृति को देखा, महत्व को देखा, सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन अभी अनुवाद होता कैसे है, उसकी प्रक्रिया क्या है ना। यह अनुवाद की प्रक्रिया को लेकर के किस किस विद्वान ने अपने कौन कौन से सिद्धांत दिए हैं, इस पर चर्चा मात्र रह चुकी है। इसी के साथ में सेकंड इकाई भी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद में एक सेशन लेंगे, चाहे वो लंबा चला जाएगा, लेकिन एक ही सेशन में हम इकाई 2 कंप्लीट कर लेंगे इसकी, ठीक है ना। तो आज के सेशन में लघुत्तरी प्रश्न क्लियर है, अगले सेशन में अनुवाद की प्रक्रिया। इस तरह से हमारा ये पूरा पार्ट पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या है आज, क्या पढ़ना है हमको? तो अनुवाद की प्रक्रिया और इस पाठ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण लघुत्तरी प्रकृति के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न है, भाषा से आप क्या समझते हैं? एकदम सिंपल सा प्रश्न है, भाषा से आप क्या समझते हैं, क्या होती है भाषा? संभवतः आप हर कोई भी इसका आंसर दे सकता है, बिना पढ़े आंसर दे सकते हैं, लेकिन उस आंसर में जो आप बिना पढ़े आंसर देंगे ना, उसमें उस भाषा की प्रोफेशनलिटी नहीं होगी। जिन शब्दों को हमें लिखना है, क्योंकि ये लघुत्तरी प्रकृति के प्रश्न है मेरे दोस्त, और इसमें सावधानी ज्यादा रखनी पड़ती है। दीर्घ प्रकृति की जो प्रश्न होते हैं ना, जिसमें बहुत ज्यादा लिखना होता है आपको,
उससे ज्यादा सावधानी आपको इनमें रखनी होती है। क्यों? क्योंकि लघुत्तरी प्रकृति के प्रश्नों में कम लिखना होता है, सुंदर लिखना होता है। कम शब्दों में अधिकतम अर्थ को समाहित करने वाले शब्दों का प्रयोग करते हुए आपको आंसर राइटिंग करनी होती है ना, इसलिए यहां पर ज्यादा सावधानी रखनी पड़ती है। तो थोड़ी सी मेहनत इसमें मात्र करना होगा, बाकी सब हो चल जाएगा आपका। देखिए भाषा से आप क्या समझते हैं, सटीक परिभाषा देनी आपको भाषा की, सटीक। देखिए भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर या पढ़कर, है ना। तो हम भाषा का प्रयोग कितने प्रकार से कर सकते हैं? बोलकर कर सकते हैं, सुनकर, ठीक है ना, लिखकर, पढ़कर, और एक आ जाएगा देखकर भी और महसूस करके भी ना। जो ब्लाइंड होते हैं तो उनको भी तो शिक्षित किया जाता था, तो वो एक चलिए उसको अलग छोड़ते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए भाषा एक ऐसा साधन है जिसे कोई भी व्यक्ति बोलकर, सुनकर, लिखकर या पढ़कर के अपने मन के विचारों को, अपने मन के भावों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा सकता है ना, अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकता है। क्लियर है? दूसरे शब्दों में इसको इस प्रकार भी कहा जा सकता है कि इसके द्वारा हम अपने भावों को लिखित अथवा कथित, लिखित अथवा कथित, कथित मतलब कहकर, है ना, मौखिक, आप लिखित के स्थान पर, कथित के स्थान पर यहां मौखिक भी कर सकते हैं, मौखिक भी कर सकते हैं, मौखिक भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो लिखित अथवा कथित रूप से दूसरों को समझा सके और दूसरों के भावों को समझ सके, उसको ही हम भाषा कहते हैं। क्लियर है? तो सार्थक शब्दों के समूह, सार्थक शब्दों के समूह, सार्थक शब्दों के समूह ना, या संकेत को हम भाषा कहते हैं। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। सिंपल है यार, कोई डिफिकल्ट नहीं है, लेकर तो नहीं आना चाहते थे लेकिन आगे से कमेंट आना प्रारंभ हो जाती, इसलिए मेरा दायित्व है लेकर आना, इसलिए बहुत कम समय का मैंने इस सेशन को रखा हुआ है, बहुत जल्दी इसको कंप्लीट करके मैं निकल लूंगा, है ना। और आपके पास में आपके 5 प्रश्न आ जाएंगे जिनको आप एक ही बार पढ़ेंगे, एक ही बार में आपको याद हो जाएगा, और संभवतः बाद में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बस ये सेशन देख लीजिए, याद हो जाएगा, छप जाएगा आपके दिमाग में। चलिए अगला प्रश्न है, स्रोत भाषा एवं लक्ष्य भाषा से आप क्या समझते हैं? बताइए, किसको याद नहीं है? जिन्होंने अभी तक के पूरे लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 5 तक जो देख चुके हैं ना, उनमें से कोई भी स्टूडेंट मुझे कमेंट करके बताइए किसको याद नहीं, किसको पता नहीं स्रोत भाषा क्या होती है, और किसको पता नहीं है कि लक्ष्य भाषा क्या होती है ना। स्रोत भाषा, लक्ष्य भाषा, आइए वैसे मैं कई बार आपको समझा चुका हूं, एक बार सटीक परिभाषा के रूप में देख लेते हैं। देखिए स्रोत भाषा वह भाषा होती है जिसमें कथित बात को दूसरी भाषा में अनुदित किया जाता है। शब्द में जानबूझकर इस प्रकार के लेकर आया हूं, अब इसको आसान शब्दों में सुन लीजिए और समझ जाइए। क्या लिखा हुआ है? कथित बात को दूसरी भाषा में अनुदित किया जाता है। अगर मैं यहां 2 शब्दों को आसान कर दूं तो आपके लिए पूरी लाइन आसान हो जाएगी। कैसे? देखिए कथित, देखिए स्रोत भाषा वह भाषा होती है जिसमें कथित बात को, जिसमें उपलब्ध कर दीजिए, इसको उपलब्ध बात या सामग्री, है ना, कथित बात को कर दीजिए आप उपलब्ध सामग्री को दूसरी भाषा में अनुदित अर्थात की अनुवाद किया जाता है, वो स्रोत भाषा होती है। और लक्ष्य भाषा की बात करें तो भाषा जिसमें अनुवाद किया जाता है। अब यहां पर और सिंपल शब्द सुनिए, स्रोत भाषा वो होती है जिसकी सामग्री का अनुवाद करना है दूसरी भाषा में, उसे हम स्रोत भाषा कहेंगे। और लक्ष्य भाषा उस भाषा को कहेंगे जिस भाषा में अनुवाद करना है। जैसे अगर हमें किसी हमारे महाकाव्य, मान ले महाकाव्य का हमें अनुवाद करना है, जैसे रामायण का अनुवाद करना है, संस्कृत में है और उसका हिंदी में अनुवाद करना है ना। संस्कृत की रामायण का अनुवाद हिंदी में लेकर आना है तो उसके लिए क्या करना होगा दोस्तों? तो उसमें से संस्कृत 2 भाषाएं हैं, संस्कृत में अभी अवेलेबल है रामायण, और उसको हिंदी में ट्रांसलेट करना है, अनुवाद करना है, तो 2 भाषा आपके सामने। तो अभी फिलहाल संस्कृत में है, इसलिए संस्कृत भाषा उसकी स्रोत भाषा बन जाएगी, और हिंदी जिसमें ट्रांसलेट करना है वह भाषा उसकी लक्ष्य भाषा बन जाएगी। क्लियर है? बस इसी बात को यहां समझाने का प्रयास किया जा रहा है। दूसरे शब्दों में आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि जिस भाषा के कथन का अनुवाद करना है उसे स्रोत भाषा कहेंगे,
और जिस भाषा में अनुवाद करना है उसे लक्ष्य भाषा कहेंगे। बताइए, कोई डिफिकल्टी यहां पर कुछ भी नहीं होगी, मुझे पता है, कोई है ना, इतने कमजोर नहीं हो यार आप लोग, बस सोचकर बैठे हुए हो। चलिए अगला प्रश्न है, स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा का प्रयोग कहां पर होता है? स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा का प्रयोग कहां होता है? अच्छा प्रश्न है, ये आपको एग्जाम में गुमराह कर सकता है। कहां होता है भाई? स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा का प्रयोग कहां होता है? लक्ष्य भाषा और स्रोत भाषा ये दोनों क्या है? दोनों पद प्रायः अनुवाद के क्षेत्र में प्रयुक्त किए जाते हैं। याद सब कुछ रहता है आपके मन में कि हाँ ये तो हमको पता है, लेकिन एक्चुअल में जब आपको लिखना होता है ना, तब आपको याद नहीं आएगा ये सब ना। इसलिए छोटी छोटी बातों को जानते हुए चलिए। स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा, इसके अलावा अनुवाद के क्षेत्र के अलावा इसका प्रयोग आप और कहां करेंगे? इस आवश्यकता ही नहीं पड़ती है ना। तो अनुवाद के क्षेत्र में ही आप बोलते हैं कि ये स्रोत भाषा है और ये लक्ष्य भाषा है। क्लियर है ना। तो स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा इन दोनों का प्रयोग अनुवाद के क्षेत्र में किया जाता है। अनुवाद अर्थात किसी एक भाषा में लिखी गई कृति को किसी दूसरी भाषा में अंतरण करना। ठीक है ना। अनुवाद का मतलब किसी एक भाषा में लिखी गई सामग्री को या कृति को दूसरी किसी अन्य भाषा में अंतरण करना, यही अनुवाद कहलाता है। तो स्रोत भाषा वह है जिस भाषा में मूल कृति लिखी गई थी। ठीक है ना, मूल कृति। तो स्रोत भाषा कौन सी? जिसमें मूल कृति लिखी गई थी। जैसे रामायण संस्कृत में लिखी गई तो संस्कृत क्या हुई? रामायण की स्रोत भाषा हुई है। लक्ष्य भाषा वो जिसमें कृति को अनुदित किया गया। आगे चलकर रामायण का अनुवाद कई भाषाओं में हुआ और लगभग पूरा विश्व पढ़ रहा है, तो जिसकी जो लैंग्वेज है, जो भाषा है, उसमें अनुवाद किया गया उसका, तो वो लक्ष्य भाषा बन गई। लक्ष्य भाषा एक से ज्यादा हो सकती है, लेकिन स्रोत भाषा, मूल स्रोत भाषा जो होती है ना, वो एक ही होती है। मूल स्रोत भाषा भी ऐसी कई हो सकती है। जैसे मान लीजिए कि संस्कृत से रामायण बनी हिंदी में, ठीक है ना, और हिंदी से अब वो और कई भाषाओं में ट्रांसलेट हो गई, हिंदी से कई भाषाओं में ट्रांसलेट हो गई। तो इस परिप्रेक्ष्य में उसकी स्रोत भाषा एक से ज्यादा हो गई ना। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है, स्रोत भाषा को लक्ष्य भाषा में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये प्रक्रिया को क्या कहेंगे? प्रक्रिया बताइए। स्रोत भाषा को लक्ष्य भाषा में जो हम बदलते हैं ना, ये बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये भी अच्छा प्रश्न है। मतलब ये कि जो अनुवाद हम करते हैं, ये अनुवाद की पूरी जो प्रक्रिया होती है, जो पूरी प्रोसेस होती है ना, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? प्रोसेस को क्या कहते हैं? देखिए, जब किसी एक भाषा का अन्य भाषा में अपना कथन प्रयुक्त करना हो, अर्थात कि एक भाषा के कथन को किसी दूसरी भाषा के कथन में बदलना हो, तो ये अनुवाद कहलाता है। अतः अनुवाद से तात्पर्य एक भाषा में कही गई बात को दूसरी भाषा में इस तरह कहा जाए जिससे कि पहली भाषा का भाव पूरी तरह से स्पष्ट हो सके। इसीलिए मैंने प्रारंभ में कहा था आप लोगों को कि कुछ भी नया नहीं मिलेगा, कुछ भी नया नहीं है, बस ये कि कुछ प्रश्नों के जो आंसर है ना, ये मात्र आपको याद रखना है बस, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं, सिर्फ याद रखना है बस, है ना। छोटी छोटी सी टर्म है जो आपको कंफ्यूज कर सकती थी एग्जाम में। अब इसे डायरेक्टली अब देखिए, प्रश्न नंबर 4 को लीजिए ना, कि स्रोत भाषा से लक्ष्य भाषा में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? यार कंफ्यूजन वाली बात, क्या कहेंगे, क्या पता। वो डायरेक्टली आपसे प्रश्न पूछता कि अनुवाद किसे कहते हैं, तो आप फट से बता देंगे, लेकिन आपने इसका उल्टा नहीं पढ़ा, है ना। ये जो स्रोत भाषा की सामग्री को हम लक्ष्य भाषा में बदल रहे थे, वो पूरी प्रक्रिया क्या कहला रही थी? अनुवाद कहलाती है ना। तो वो अनुवाद ही तो पूछ रहा था, बस उल्टे तरीके से पूछ रहा था, यहीं पर तो कंफ्यूजन करता है वो। चलिए अगला प्रश्न, नेक्स्ट एंड लास्ट प्रश्न, लक्ष्य भाषा के उदाहरण क्या है? लक्ष्य भाषा के उदाहरण क्या है? लक्ष्य भाषा वह जिसमें काम का अनुवाद किया जाता है, काम का अनुवाद किया जाता है। उदाहरण के लिए संस्कृत भाषा में लिखी गई रामायण का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया गया है। यहां रामायण की पहली भाषा संस्कृत क्या है? स्रोत भाषा है, और बाद की जो अंग्रेजी भाषा है वो लक्ष्य भाषा, दैट्स ऑल, कुछ भी नहीं। तो स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा दोनों के उदाहरण हो गए आपके सामने। क्लियर है? ठीक है ना। अब इससे ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है मुझे इसके अंदर। बस ये 5 प्रश्न है दोस्तों, 5 प्रश्न मात्र है इस सेकेंड यूनिट के, जिनको आपको बस एक बार पढ़ लेने मात्र से आपकी तैयारी हो जाती है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं थे।
ठीक है ना। सेशन अगला सेकेंड यूनिट में आप प्रवेश कर चुके हैं आज से ही, और जो होगा अगला सेशन उसमें बात करेंगे अनुवाद की प्रक्रिया की। बहुत अच्छा प्रश्न है। संभवतः मुझे जहां तक लगता है कि अगर आप पुस्तक से पढ़ेंगे तो संभवतः यह अनुवाद की प्रक्रिया वाला कंसेप्ट आपको कंफ्यूज करेगा ही करेगा, क्योंकि इसमें जो दर्शन है, 2-3 दर्शन जो पढ़ने को आपको मिलेंगे ना अनुवाद की प्रक्रिया के संबंध में, जिन्होंने सिद्धांत दिया है उन सिद्धांतों को समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। तो निश्चिंत रहिए, इसको मैं बहुत आसान से आसान बना करके लेकर आऊंगा सेशन में। निश्चिंत रहिए, जिस प्रकार से आपको मैं क्लासेस प्रोवाइड कर रहा हूं उसी प्रकार से आपको करते रहूंगा। हाँ, उन बच्चों के लिए जो पहली बार जुड़े हमारे साथ में, जो व्हाट्सएप के साथ आकर, जो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, हमारे साथ में आकर स्टडी करना चाहते हैं फर्स्ट से लेकर 3rd ईयर तक की, कंप्लीटली फ्री है, कोई चार्जेस नहीं। उसी प्रकार से अगर टेलीग्राम ग्रुप में जुड़कर टेलीग्राम ग्रुप में चाहते हैं स्टडी करना या व्हाट्सएप ग्रुप में चाहते हैं, दोनों ही ग्रुप आप सभी स्टूडेंट्स के लिए खुले हुए हैं। बस आप लोगों की ईमानदारी चाहिए मुझे, और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ ईमानदारी चाहिए। ईमानदारी से स्टडी कीजिए, दैट्स ऑल। वही हमारे लिए लाइक है, वही सब्सक्राइब है और वही शेयर है ना। ईमानदारी से स्टडी कर लीजिएगा, बस हमारा हो जाएगा, कोई जरूरत नहीं है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक या ट्विटर, इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। मिलेंगे अगले सेशन में अनुवाद की प्रक्रिया के साथ में, ठीक है ना। तो अभी तक का सेशन दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को पसंद आ रहे होंगे, और आगे के सेशन भी बिल्कुल पसंद आएंगे। और पसंद आने का रीजन है, एग्जाम आ रहा है ना, एग्जाम की तैयारी करनी है, इसलिए पसंद नहीं भी आए तो भी पसंद तो करना पड़ेगा, है ना। याद रखिएगा, शिक्षा की जो नींव होती है ना बहुत कड़वी होती है। शिक्षा की नींव कड़वी होती है, लेकिन उस पर जो इमारत खड़ी होती है ना, हमारी सोच से भी प्यारा एक महल होता है, बहुत प्यारा महल होता है। इसलिए ये कड़वी दवा को पीते जाइए और शिक्षा की इस कड़वी नींव पर अपने अच्छे मकान की शुरुआत कीजिए, है ना। शिक्षा होती है, शिक्षा को शिक्षा की तरह लीजिए, संभवतः आपके सारे काम बनते जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और कोई समस्या आती है एजुकेशन को लेकर के तो दोस्तों आपके सामने है ना यार, ओपन प्लेटफॉर्म पर आप लोगों के लिए आ चुके हैं। और मैं तो कुछ नहीं यार, और भी कई मुझसे कई हजारों ऐसे हैं, माफ कीजिएगा ऐसे शब्द, ऐसे कई और गुरु है, टीचर है, जो आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा में लगे हुए हैं, आपको गाइड करने में लगे हुए हैं। यूट्यूब पर भी है, डायरेक्टली जाएंगे, डायरेक्टली भी आपको मिल जाएंगे। बहुत से ऐसे भी जो बहुत से कम फीस में आप लोगों के लिए है। तो निसंकोच होकर बस आप एक इरादा बनाइए आगे बढ़ने का। अगर आपने एक इरादा, एक लक्ष्य डिसाइड कर लिया ना, तो फिर कोई रोक नहीं सकता है आपको, कर ले जाएंगे आप लोग। बस आपका इरादा, आपकी सोच कंठस्थ होना आवश्यक है। बस एक बार सोच लीजिए और उस सोच के लिए हो जाइए पागल, और हदें पार कर दीजिए पागलपन की। फिर देखिए, जिसकी आवश्यकता होगी ना, अपने आप आपके सामने आ जाएगा। चलिए मिलेंगे अगले सेशन में दोस्तों, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।